मोहम्मद अमीन साहब, सबसे पहले आपका रिएक्शन। थोड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं हो गई सर? जून उत्तर भारत में तो गर्मी चरम पर होगी उस वक्त। नहीं, इस बात से तो आप एग्री करेंगे कि अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी ये कहा कि हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, फिर इंटरनेशनल हमारे बॉर्डर्स मिलते हैं, फिर हमारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, सभी को देखना पड़ता है। ये नहीं है सिर्फ कि हम कोई किसी की वजह से कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो स्थिति है, आपको पिछली बार भी याद होगा जब बंगाल के इलेक्शन हुए थे, तब भी बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए थे कि हमारे यहाँ के सर, लेकिन जून तक थोड़ा लेट नहीं हो गया? मतलब हो सकता है कि दक्षिण में, महाराष्ट्र में मानसून दस्तक दे रहा हो, उत्तर भारत में लू के थपेड़े चल रहे हो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश होती है, कहीं ना कहीं ओले पड़ते हैं, कहीं ना कहीं बर्फ़ होती है। अब कश्मीर में जाएंगे तो बर्फ़ हो सकती है। तो अब इन बातों को ध्यान हर मामले में देखा जाए तो फिर इलेक्शन नहीं किए जा सकते जी। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन इतना सक्षम है कि कोरोना के टाइम पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, हमारे देश में क्या स्थिति है, जबकि इलेक्शन कमीशन के लिए मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि इनके खिलाफ जो है मर्डर केस रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन संविधान भी है और इलेक्शन कमीशन हर चीज़ का ख्याल रखता है। चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, हेल्थ सेक्रेटरी से बात हुई, ये प्रशासन की बातें हैं। जब तक सेटिस्फाई नहीं होता इलेक्शन कमीशन, तब तक इलेक्शन नहीं कराता। राहुल देव सर, पॉलिटिकल पार्टी को भी सहयोग चाहिए होता है। जी राहुल देव सर, आपसे सवाल है मेरा। अगर इस पूरे पैटर्न की मैं बात करूं 19 तारीख से लेकर 1 जून तक, तो पहले से दूसरे चरण में नॉर्थ ईस्ट और जो तमाम राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु, राजस्थान की बात की जा रही थी, लेकिन आखिर में आते आते पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बीच में दक्षिण जो भारत है उसे कवर किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी को इन चरणों के तहत? देखिए, ये तो अपेक्षित था कि कम से कम 7 चरण में होगा, और जो पिछली बार भी हुआ था तो हमने देखा कि उसके कारण और समझता हूँ राजीव कुमार जी और बाकी कई मित्र बहुत विस्तार से बता चुके हैं कि किन किन चीज़ों को देखकर, ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम बनाया जाता है। तो उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ये अपेक्षित था और ये ठीक है। कोई भी ऐसी व्यवस्था जो भय से, प्रलोभन से, बाकी चीज़ों से मुक्त करके लोगों को एक फेयर इलेक्शन होने में मदद करे, वो होना चाहिए। मैं सिर्फ जो अभी आप लोग सोच रहे थे कि मई और जून के अंतिम दिनों में, मई के अंतिम दिनों और शुरुआती जून में जो भयानक गर्मी पड़ती है उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे उत्तर भारत में, उन दिनों यहाँ जो होगा तो उसका कितना प्रभाव मतदान पर पड़ेगा और क्या इसको कुछ बदला नहीं जा सकता था। लेकिन मैं इस पर कोई संदेह व्यक्त नहीं करूंगा, केवल एक मन में एक प्रश्न है कि अगर ऐसा ना होता, मौसम बेहतर होता तो मतदान बढ़ता है। राहुल सर, एक और चीज जो मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है, वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो चुनाव है इस बार का वो मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कोई पर्सनल अटैक नहीं होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव सर भी जुड़ चुके हैं। संजीव सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ, बिल्कुल। संजीव सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज कहा अपने प्रेस ब्रीफ में कि पर्सनल अटैक नहीं होगा, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, धर्म और जाति पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। हालांकि वो तो चुनाव की जो आचार संहिता होती है उसमें भी कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि 2024 का चुनाव धर्म, जाति, पर्सनल अटैक इनसे दूर रह पाएगा? आपको लगता है क्या ऐसा? भाई, पिछले कुछ चुनावों में क्या ये सब बातें हैं जो चुनाव आयोग को कहनी चाहिए। ये सब सिद्धांत हैं, ये एक तरह से हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह हैं कि भाई ऐसे सब संरचना होनी चाहिए, ऐसी सब व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ज़मीन पे ऐसा कभी हो नहीं पाता। और अभी हाल के सालों में या कभी भी 89 का राजीव गांधी के खिलाफ जो चुनाव लड़ा गया था, या उससे पहले इमरजेंसी का चुनाव में व्यक्तिगत हो ही जाती हैं, वो सब सिलसिला हाल के सालों में और बढ़ा है जी। और व्यक्तिशय आरोप, प्रत्यारोप और परोक्ष अपरोक्ष रूप से धर्म की बात और उसका इस्तेमाल, जाति की बात, ये सब हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की इस बात के लिए आप आलोचना थोड़ी कर सकते हैं। उनका प्रशंसा ही होनी चाहिए कि वो कह रहे हैं कि चुनाव मुद्दों पे लड़िए, कुछ सिद्धांतों के आधार पे लड़िए और इस तरह की बातों से बचिए। ठीक है सर, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से फेक मैसेजेस या फिर कुछ गलत मैसेजेस को फॉरवर्ड किया जाता है, उन्हें फैलाया जाता है, उससे भी हमें बचना होगा। इस पर आएंगे, लेकिन विकास चंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है 7 चरणों में मतदान होगा और इसको लेकर सारी तैयारी चुनाव आयोग की है, बताया उन्होंने। आप बताइए डिटेल में।
जी देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है, हालांकि इस बार विलंब से है, क्योंकि देखिए पिछली बार 2019 की अगर बात करें तो 11 तारीख से 19 मई के बीच में चुनाव हो गया था और 23 मई को चुनाव परिणाम सामने आ गए थे। लेकिन आप देखें कि इस बार अंतिम चरण का जो मतदान होगा वो 1 जून को होगा, यानी काफ़ी विलंब हो चुका है और मतगणना जो होगी वो 4 जून को होगी। यानी सरकार गठन में लगभग अगर बहुत कम करके आंका जाए तो 1 हफ्ते विलंब हो जाएंगे और 10 दिन भी हो सकता है। और इसको लेकर के टीका टिप्पणी भी राजनीतिक दलों की तरफ से शुरू भी हो गई है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि ये चुनाव आयोग की व्यवस्था है, वो चुनाव आयोग जब भी चाहे वो चुनाव करा सकता है, वो तिथि उसको तय करना है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राजनीतिक दलों को टीका टिप्पणी आने लगी है कि जिस तरीके से तारीखों को तय किया गया है, जितने एक तारीख से दूसरे तारीख के बीच में जितने गैप रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूवमेंट आसान हो सके, एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है। बिल्कुल, लेकिन एनके सर, तब जबकि सत्ता, प्रतिपक्ष और आम मतदाता के जहन में भी इस बार राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, तब चुनाव आयोग कह रहा है कि धर्म के नाम पर वोट ना मांगे जाएं। बड़ा सही आपने सवाल पूछा है। मुझे लगा कि शायद ये आमतौर पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा है कि जब उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पे नहीं माना जाएगा, तो क्या जब राम का नाम लेंगे और राम मंदिर का नाम लेंगे वो धर्म में नहीं आएगा? तो इसलिए चुनाव आयोग जो कह रहा है, संजीव ने बिल्कुल सही कहा है कि चुनाव आयोग मंच से क्या कहता है और कंडक्ट कैसा है, इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। अच्छा लगता है सुनने में कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मुद्दे न हो और मुद्दों पे वोट पड़े। क्या भारत में मुद्दों पे वोट पिछले 70 साल से पड़ रहा है? जी। और क्या मुद्दे प्रमुख हैं? लिहाजा धर्म के नाम पे वोट हो रहा है और इसको सर, हमारे साथ चुनाव आयोग के पूर्व निदेशक मोहम्मद अमीन साहब हैं। पहले हो सकता है कि उनको ये बात थोड़ा सा ना सहमत ना हो मेरी बात से। अमीन साहब, सहमत होने की बात नहीं है। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है, तो मैं आपको उदाहरण दूंगा कि मिस्टर गिल चुनाव आयुक्त थे और उस समय बॉम्बे के अंदर चुनाव चल रहा था, तो परेल की सीट पर बाल ठाकरे साहब ने कहा था कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं को वोट देना चाहिए। इस बात पे उनकी सदस्यता चली गई थी, यानी उनका वोटर राइट छीन लिया गया था 6 सालों के लिए। तो ये है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो उस पर एक्शन लेता है। आप किन गिल साहब की बात कर रहे हैं सर? आप करेक्ट कीजिएगा, जो यूपीए में मंत्री बने थे बाद में। हाँ, मंत्री बने थे, उससे पहले वो कमिश्नर कांग्रेस के नेता बने थे। जी 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 जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, गिल साहब की। तो उस वक्त वो नोटिस इशू किया गया, यानी बात धर्म के ऊपर हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो एक्शन लेने में पूरा सक्षम है। और ये बातें करना कि सब वो उनके लिए लेंगे, इनके लिए लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन सख्ती करेगा तो उसमें सबको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल तो अमित साहब खड़ा हुआ ना, मतलब बाल ठाकरे पर एक्शन उन्होंने लिया जिन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और जो नेता बन गए, मंत्री बन गए। जी, नहीं, बात वो नहीं है। हाँ, बात देखिए, बात तो निष्ठा की है ना, के नाते उन्होंने एक्शन लिया था, क्योंकि ये बायलॉज है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हमारी नियमावली बनी हुई है जो चुनाव कराने की,